दोस्तों, IQ स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, ये होने वाला है बिहार दरोगा का क्वेश्चन बैंक का जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो क्वेश्चन बैंक है। और यह होने वाला है आपको जो प्रीवियस ईयर सेट है वो सेट नंबर 2 होने वाला है। इससे पहले हम सेट नंबर 1 कंप्लीट करवा दिए हैं, उसे आप लोग प्लेयर लिस्ट से देख लीजिए और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्लेयर लिस्ट का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। तो इससे पहले हम 64 पोस्ट पीटी का करवा दिए हैं, कंप्लीट करवा दिए हैं, उसका मास्टर वीडियो बना दिए हैं। और यह है आपको 64 पोस्ट पीटी 64 पोस्ट या मेंस मेंस का है जो 3/9/2023 को हुआ था। ठीक है, और इसमें से टोटल 25 सेट है, सभी को हम करवाएंगे। और जैसे इसमें है क्या कि डिस्कशन लंबा है, इसीलिए वीडियो पार्ट बाय पार्ट में आता है। तो पार्ट बाय पार्ट में आने के बाद उसके बाद सभी वीडियो का हम मर्ज करके मास्टर वीडियो बना देंगे, तो उसे आप लोग देख लीजिए। और बिहार दरोगा का जो नई भर्ती 2024 आने वाला है और 60% जो इसी बुक से क्वेश्चन पूछने का अनुमान है। तो फुल सॉल्यूशन के साथ मिलेगा आपको वीडियो। और यह 3rd एडिशन का है और यह 64 पोस्ट मेंस का है। इससे पहले पीटी का करवा दिए हैं सेट नंबर 1 में। वो वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेयर लिस्ट का लिंक मिलेगा 3rd एडिशन का क्वेश्चन बैंक का, तो वहाँ से आप लोग वीडियो को देख लीजिए। और यह वीडियो होने वाला है इसका जो सेट नंबर 2 का जो 100 क्वेश्चन से रहता है ना, तो उसमें पार्ट 1 में हम पार्ट 1 कराएंगे। और पार्ट 1 में देखते हैं कि जितना जहाँ तक होगा उतना तक हम करवाएंगे। इसके बाद पार्ट 2 भी इसी वीडियो का आएगा मेंस का आप लोगों को। तो यह पूछा था मेंस का क्वेश्चन है 3/9/2023 में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यह है बिहार पुलिस मद निषेध दरोगा एवं अनुमंडल अग्निशमन का यह मेंस का है क्वेश्चन। और यह परीक्षा हुआ था आपको 3/9/2023 को हुआ था। तो इसी को हम लोग करेंगे मेंस का। यह दूसरा सेट है, इससे पहले हम सेट पहला करवा दिए, उसे आप लोग देख लीजिएगा पीटी का। ये 64 पोस्ट का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न से। तो ध्यान से देखिएगा, पहला प्रश्न है टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है आपको बिंदेश्वर पाठक को। 1 नंबर का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, बिंदेश्वर पाठक। देखिए, टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से बिंदेश्वर पाठक को जाना जाता है। देखिए, किसे जाना जाता है? बिंदेश्वर पाठक को। इनका जन्म बिहार के वैशाली जिले में 1943 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने भारत में स्वच्छता एवं स्वास्थ्य की दिशा में सुधार और सामाजिक परिवर्तन हेतु 1970 में सुलभ इंटरनेशनल संस्था की स्थापना की। इन्होंने 1991 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इनकी मृत्यु हुई है आपको 15 अगस्त 2023 को नई दिल्ली में हुई थी। तो याद रखिएगा, टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है आपको बिंदेश्वर पाठक को। दूसरा प्रश्न है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? तो देखिए, मिशन इंद्रधनुष का संबंध है आपको टीकाकरण से। 2 नंबर राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, टीकाकरण। देखिए, एवं दरोगा सीरीज फर्स्ट एडिशन बुक पेज नंबर 36 और क्वेश्चन नंबर 6 में यह पूछा गया था। ठीक है, तो मिशन इंद्रधनुष का संबंध है आपको, मिशन इंद्रधनुष का संबंध है टीकाकरण से। मिशन इंद्रधनुष अभियान को भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सभी बच्चों को टीकाकरण के अंतर्गत लाने के लिए 25 दिसंबर 2014 को प्रारंभ किया गया था। मिशन इंद्रधनुष में बच्चों को 7 टीके यथा डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, खसरा, टीबी तथा हेपेटाइटिस बी लगाने का प्रावधान है। 3 नंबर का प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष आपको 5 जून को मनाया जाता है। 3 नंबर राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस UNEP की पहल है, जिसका निर्णय स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में लिया गया था। पहला विश्व पर्यावरण दिवस 1974 में मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का गठन संयुक्त राष्ट्र महासभा की स्वीडन यानी स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर हुए कॉन्फ्रेंस के परिणाम स्वरूप 5 जून 1972 को हुआ। UNEP का मुख्यालय नैरोबी यानी केन्या में है। एमिशन गैप रिपोर्ट तथा वैश्विक पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट UNEP जारी करता है। 4 नंबर का प्रश्न है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो आयोजित किया गया था वो रियो डी जेनेरियो में। 4 नंबर का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, रियो डी जेनेरियो में। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का जो आयोजन किया गया था रियो डी जेनेरियो में। ठीक है, यहाँ पूछा प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, तो रियो डी जेनेरियो इसका आंसर होगा। वर्ष 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में पर्यावरण संरक्षण तथा सामाजिक आर्थिक विकास से जुड़ी तत्कालीन समस्याओं का समाधान खोजने का उद्देश्य पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में सतत विकास हेतु वैश्विक कार्य योजना एजेंडा 21 को अपनाया गया था। रियो प्लस 10 यानी जोहान्सबर्ग वर्ष 2002 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया था। इसे पृथ्वी सम्मेलन 2002 के नाम से भी जाना जाता है।
5 नंबर का प्रश्न है, 2026 में फीफा विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? 2026 में फीफा विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा आपको USA, कनाडा और मैक्सिको में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 6 नंबर का प्रश्न, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है आपको सेरिब्रम। 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सेरिब्रम। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम यानी प्रमस्तिष्क है। मानव मस्तिष्क को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो इसमें से अभी हम अग्र मस्तिष्क को देखते हैं। यह 2 भागों में बटा होता है। प्रमस्तिष्क, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। यह संपूर्ण मस्तिष्क का लगभग 2/3 हिस्सा होता है। मानव में किसी बात को सोचने समझने की शक्ति, स्मरण शक्ति, घृणा, प्रेम, भय के अनुभव जैसी क्रियाओं का नियंत्रण और समन्वय प्रमस्तिष्क द्वारा होता है। यह मस्तिष्क के अन्य भागों के कार्यों पर नियंत्रित रखता है। बी में है डाइएनसेफेलॉन। यह अग्र मस्तिष्क का एक भाग है। यह अधिक या कम ताप के आभास तथा दर्द व रोने जैसी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। दूसरा है मध्य मस्तिष्क। यह 2 भागों में बटा होता है। कार्पोरैक्वाडिजिमिना ये दृष्टि एवं श्रवण शक्ति पर नियंत्रण का कार्य करता है। उसका सेरिब्रम पेंडेकल, यह तंतुओं का बंडल होता है जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स को मस्तिष्क के अन्य भागों तथा मेरुरज्जु से जोड़ता है। मेडुला ऑब्लांगेटा का पिछला भाग मेरुरज्जु बनाता है। मेरुरज्जु का अंतिम सिरा एक पतले सूत्र के रूप में होता है। मेरुरज्जु के चारों ओर ड्यूरोमेटर, अकनाइड एवं पायमेटर का बना आवरण होता है। इसके बाद मेरुरज्जु परवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करती है। मनुष्य में 12 जोड़ी कपालीय तंत्रिका में व्यक्ति जोड़ी मेरुरज्जु तंत्रिका होती है। 7 नंबर का प्रश्न है, मंत्रिपरिषद का आकार होता है। मंत्रिपरिषद का आकार कैसा होता है? मंत्रिपरिषद का आकार होता है, यह होगा लोकसभा का 15%। ऑप्शन नंबर बी। मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा का 15% होता है। यह प्रावधान 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में किया गया। 8 नंबर का प्रश्न है, DRDO द्वारा विकसित लक्ष्य क्या है? तो DRDO द्वारा विकसित लक्ष्य क्या है? तो DRDO द्वारा जो ये आपको विकसित लक्ष्य आपको चालक रहित विमान। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। लक्ष्य गैस टरबाइन इंजन द्वारा संचालित एक लागत प्रभावी पुनः उपयोग करने योग्य उच्च सबसोनिक हवाई प्रणाली है। इसे DRDO के वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान यानी AD द्वारा विकसित तथा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी हॉल द्वारा बनाया गया। यह 1.5 किलोमीटर की लंबाई के 2 लक्ष्य को भेज सकता है। इसे भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना तथा भारतीय थल सेना में क्रमशः 2000, 2001, 2003 में शामिल किया गया है। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO का गठन जो है 1958 में किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। DRDO के अध्यक्ष समीर वी कामत है। 9 नंबर का प्रश्न है, तो बिहार की सबसे बड़ी ऑक्सबो झील है। तो इसमें सबसे बड़ी झील है आपको कांवड़ झील। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद जैसे बिहार की सबसे बड़ी ऑक्सबो झील यानी गोखुर झील कांवड़ झील है। कांवड़ झील को एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की गोखुर झील के रूप में जाना जाता है। यह बिहार के बेगूसराय में स्थित है। कांवड़ झील बिहार की पहली और देश की 39वीं रामसर साइट्स है। गोगाबिल पक्षी विहार कटिहार में है। गोगाबिल पक्षी विहार कटिहार में है। कुशेश्वर पक्षी विहार दरभंगा में है। 10 नंबर प्रश्न है, लैक्टोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? लैक्टोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करेगा? तो लैक्टोमीटर जो करेगा आपको आर्किमिडीज के सिद्धांत पे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। लैक्टोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में आभासी कमी होती है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। आर्किमिडीज के सिद्धांत के बहुत से अनुप्रयोग हैं। यह जलयानों तथा पनडुब्बियों के डिजाइन बनाने में काम आता है। दुग्धमापी जो दूध के किसी नमूने की शुद्धता की जांच करने के लिए। हाइड्रोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। रक्षा पेटी पनडुब्बी भी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। देखिए 11 नंबर का प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। इससे बहुत सारा क्वेश्चन जो पूछी जाती है एग्जाम में। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो देखिए ये सिर्फ इसमें पंजाब से होकर नहीं गुजरेगी, महाराष्ट्र भी नहीं, असम से भी नहीं। तो ये जो गुजरेगी आपको मध्य प्रदेश से। 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। देखिए यह है दरोगा सीरीज 1 फर्स्ट एडिशन बुक नंबर जो है
बुक पेज नंबर 372 और क्वेश्चन नंबर 34 में यह पूछा गया है। ठीक है, कर्क रेखा मध्य प्रदेश होकर गुजरती है। अब देखिए कर्क रेखा क्या होता है। भूमध्य विषुवत रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा करते हैं। विषुवत रेखा के दक्षिण में 23.5 अक्षांश को मकर रेखा करते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से गुजरती है। पहला गुजरात, उसके बाद है राजस्थान, उसके बाद है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है। भारत में माही नदी जो है ना, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो ये जैसे कर्क रेखा हो गया तो इस तरह से 2 बार काटेगी माही नदी, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। 12 नंबर प्रश्न है, बूढ़ी गंडक किसकी सहायक नदी है? बूढ़ी गंडक किसकी सहायक नदी है? तो यह है आपको गंगा की। 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा। बूढ़ी गंडक गंगा की सहायक नदी है। बूढ़ी गंडक सोमेश्वर श्रेणी के पश्चिम भाग से निकलकर पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया जिले में बहते हुए अंत में मुंगेर जिले में गंगा में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियाँ सामान, बालोर, तिउड़, धनौती आदि है। गंगा की प्रमुख सहायक नदियाँ जैसे उत्तर दिशा बाएं किनारे रामगंगा, गोमती, घग्गरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा आदि है। दक्षिण दिशा यानी दाएं किनारे टोंस, यमुना, कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, किउल आदि। 13 नंबर प्रश्न है, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमरकंटक। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से निकलने के पश्चात यह उत्तर में विंध्य पर्वत तथा दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत के मध्य भ्रंश घाटी से होकर बहते हुए अरब सागर की खंबात की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा नदी की लंबाई जो है लगभग 13 से 12 किलोमीटर है। ये जबलपुर के पास भेड़ाघाट की संगमरमर सेलों को काटकर धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है और सोंग नर्मदा में दाएं तट से मिलने वाली एक प्रमुख नदी है। नर्मदा नदी अपने मुहाने पर एस्चुरी यानी ज्वार नदमुख बनाती है। तवा, बंजर, शेर आदि इसकी अन्य सहायक नदियाँ हैं। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। 14 नंबर प्रश्न, बंगाल की दीवानी अधिकार अंग्रेजों को मिली। बंगाल की दीवानी अधिकार अंग्रेजों को मिली कब? तो यह मिली आपको इलाहाबाद की संधि के द्वारा। 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इलाहाबाद की संधि द्वारा। बंगाल की दीवानी अधिकार अंग्रेजों को इलाहाबाद की संधि द्वारा प्राप्त हुआ। इलाहाबाद की प्रथम संधि जो है 12 अगस्त 1765 ईस्वी को हुआ। को मुगल सम्राट और शाह आलम द्वितीय तथा अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड क्लाइव के मध्य संपन्न हुआ था। इस संधि के तहत कंपनी को मुगल सम्राट से बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। इसके बदले कंपनी ने मुगल सम्राट को 26 लाख रुपये की वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया। कंपनी ने अवध के नवाब से करा और इलाहाबाद के क्षेत्र को लेकर मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को दे दिया। इलाहाबाद की द्वितीय संधि जो है 16 अगस्त 1765 को अवध के नवाब सिराजुद्दौला एवं लॉर्ड क्लाइव के मध्य हुआ। 15 नंबर प्रश्न है, चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? चुनाव आयोग का जो अनुच्छेद कौन सा है जो इसमें आपको उल्लेख है? यह आपको अनुच्छेद 324 में जो है आपको चुनाव आयोग का उल्लेख है। 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चुनाव आयोग का उल्लेख 324 में है। संविधान का भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 क तक चुनाव आयोग उल्लेखित है। संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए संचालन, निर्देशन एवं नियंत्रण की जिम्मेवारी चुनाव आयोग की है। 1950 से 15 अक्टूबर 1989 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय निकाय के रूप में कार्य करता था, जिसमें केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता था। 16 अक्टूबर 1989 को राष्ट्रपति ने 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त किया। हालांकि 1990 में उपरोक्त दोनों निर्वाचन आयुक्त को पद को समाप्त कर दिया और स्थिति पहले की तरह हो गई। एक बार फिर 1993 में 2 निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त किया गया। इसके बाद से अब तक आयोग बहुस्तरीय संस्था के तौर पर काम कर रहा है, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त व 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त व 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल जो है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो तक होता है। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958 तक जो है सुकुमार सेन थे। भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी V.S. रमा देवी, जो 26 नवंबर से 1990 से 11 दिसंबर 1990 तक थी। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त जो है राजीव कुमार है, 25वें। 16 नंबर का प्रश्न है, राज्य सूची के विषय में संसद कब कानून बनाती है? यह बनाएगी राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव पर। ऑप्शन नंबर ए। राज्य सूची के विषय पर संसद कानून तब बनाती है जब राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाता है। संविधान में राज्यसभा को 4 विशेष शक्ति प्रदान की गई है जो लोकसभा के पास नहीं है। पहला है, यह संसद को राज्य सूची यानी अनुच्छेद 249 के विषय पर 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके विधि बनाने हेतु अधिकृत कर सकती है। यह संसद को नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु अधिकृत कर सकती है, जैसे 312 में है।
केवल राज्यसभा ही उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है, जो 1967 में है। यदि राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा ऐसे समय की जाती है जब लोकसभा भंग की जा चुकी है अथवा लोकसभा का विघटन हो गया हो, तब आपातकाल की घोषणा अकेले राज्यसभा के अनुमोदन पर प्रभावी होती है। अनुच्छेद 352, 356, 360। संविधान में लोकसभा को निम्नलिखित विशेष शक्तियाँ प्रदान की गई है जो राज्यसभा के पास नहीं है। धन विधेयक अनुच्छेद 110 को प्रथम वार्षिक लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकृत या संशोधित नहीं कर सकती है। राज्यसभा सिर्फ बजट पर चर्चा कर सकती है, इसके अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं करती है। राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त करने का संकल्प लोकसभा ही पारित करती है। राज्यसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर मंत्रिपरिषद को नहीं हटा सकती, क्योंकि मंत्रिपरिषद सामूहिक उत्तरदायी लोकसभा के प्रति है। 17 नंबर का प्रश्न है, भारत का देशांतीय विस्तार कितना है? भारत का देशांतीय विस्तार आपको 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्व, ऑप्शन नंबर सी। भारत का देशांतीय विस्तार 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक विस्तृत है। भारत पूरी तरह से उत्तर पूर्व गोलार्ध में स्थित है। यह 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश में विस्तृत है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर है, जो विश्व के कुल भौतिक क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत की आकृति लगभग जो है चतुष्कोणीय है। इसका उत्तर दक्षिण विस्तार 32 से 14 किलोमीटर तथा पूर्व पश्चिम विस्तार जो है 29 से 33 किलोमीटर है। भारत का तटरेखा की कुल लंबाई यानी द्वीपों सहित हुआ द्वीप यानी द्वीप समूह सहित है 75 से 16.6 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो है इंदिरा कॉल जो लद्दाख में है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट जो ग्रेट निकोबार में। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु जो गुहार मोती गुजरात में है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु जो है कीविथु बलागू अरुणाचल प्रदेश में है। 18 नंबर प्रश्न है, पराबैंगनी किरणों से रक्षा करने वाली परत कौन सा है? यह आपको स्ट्रेटोस्फीयर, ऑप्शन नंबर बी। वायुमंडल की संरचना तापीय विशेषता के आधार पर वर्गीकृत है। क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फीयर। वायुमंडल की सबसे निचली परत को संवहन मंडल यानी परिवर्तन मंडल अथवा क्षोभ मंडल कहा जाता है। इसकी औसत ऊंचाई से लगभग 13 किलोमीटर या ध्रुव के निकट 8 किलोमीटर तथा विषुवरेखा पर 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं यथा वाष्पीकरण, संघनन, वर्षण, कोहरा, बादल, तरित, झंझावात, चक्रवात आदि घटित होते हैं। इसमें जो है 165 मीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की दर से घटता है। क्षोभ मंडल समताप मंडल से ट्रोपोपॉज द्वारा अलग होता है। समताप मंडल धरातल से इसकी ऊंचाई 50 किलोमीटर है। इस मंडल में किसी भी प्रकार की मौसम परिघटना घटित नहीं होती है। इन्हें दिशाओं के कारण वायुयान उड़ाने के लिए समताप मंडल की निचली सीमा आदर्श मानी जाती है। समताप मंडल में ओजोन परत स्थित है जो 15 से 35 किलोमीटर तक विस्तृत है। इस ओजोन परत द्वारा सौरिक पराबैंगनी विकिरण तरंगों का अवशोषण होता है। समताप मंडल मध्य मंडल से स्ट्रेटोपॉज द्वारा अलग होता है। इसके बाद मध्य मंडल का विस्तार जो सागर तल से 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य है। मध्य मंडल आयन मंडल से मेसोपॉज द्वारा अलग होता है। आयन मंडल का विस्तार 80 से 400 किलोमीटर का मध्य है। कुछ स्रोतों के में इसका विस्तार 6 से 40 किलोमीटर तक माना जाता है। आयन मंडल में आयनों अर्थात विद्युत आवेशित कणों की प्रधानता है, इसीलिए आयन मंडल रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर परावर्तित करके संचार व्यवस्था को संभव बनाता है। बहिर्मंडल यह वायुमंडल का जो है सबसे ऊपरी स्तर है। यह आयन मंडल के ऊपर से शुरू होकर सुदूर अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है। ऑरोरा ऑस्ट्रेलोसिस और ऑरोरा बोरेलिस जैसी परिघटनाएं आयन मंडल में घटित होती है, जो एक प्रकार के सौरिक तूफान से निष्कासित इलेक्ट्रॉन तरंग है। 19 नंबर प्रश्न, सीता माता की जयंती कब मनाई जाती है? यह मनाई जाएगी आपको वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। हिंदू कैलेंडर के अनुसार सभी महीनों के नाम चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्र, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष यानी अगहन, पौष, माघ और फाल्गुन है। चैत्र माह से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। तो इसमें 20 नंबर का क्वेश्चन है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बादल क्या कहलाता है? तो यह आपको कहलाएगा पक्षाभ बादल, ऑप्शन नंबर डी। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बादल पक्षाभ बादल कहलाता है। बादलों का वर्गीकरण देखिए, औसत ऊंचाई के आधार पर बादलों को 3 मुख्य वर्गों तथा 10 उपवर्गों में बांटा जाता है। पहला है उच्च बादल, इसकी ऊंचाई है 6000 से 20,000 मीटर तक। जैसे आप लोग पहला इसमें पक्षाभ बादल क्या होता है, ये आसमान में सबसे अधिक ऊंचाई पर सफ़ेद रेशम की भांति कोमल व बिखरे बादल होते हैं। ये हिमकणों से बने होते हैं, इसीलिए इसमें
में वर्षा नहीं होती है। चक्रवात के आगमन के क्रम में सबसे पहले यही मेघ दिखाई पड़ते हैं, इसीलिए मेघ चक्रवात के आगमन के सूचक होते हैं। दूसरा है पक्षावस्तरी बादल। ये वृहद क्षेत्र में दूधिया चादर की भांति फैले रहते हैं। इनके आगमन पर सूर्य तथा चंद्रमा के चारों ओर प्रभामंडल बन जाता है। चक्रवात के आगमन के क्रम में पक्षाव मेघों के तत्काल बाद यही बादल दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद पक्षाव कपासी बादल। ये सफ़ेद रंग के छोटे छोटे गोले की भांति दिखाई पड़ते हैं तथा प्रायः समूह में या लहरनुमा रूप में दिखाई पड़ते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें मध्य बादल, जो 2500 से 6000 मीटर तक की इसकी हाइट रहती है। तो देखिए उच्च स्तरीय बादल, ये भूरे अथवा नीले रंग के लगातार चादर की भांति फैले छोटे स्तरों वाले बादल होते हैं। इनके छाए रहने से सूर्य का प्रकाश धुंधला व अस्पष्ट दिखाई देता है। इनके विस्तृत क्षेत्रों पर लगातार वर्षा होती है। इसके बाद है उच्च कपासी बादल। ये सफ़ेद एवं भूरे रंग के पतले गोलाकार धब्बे की तरह दिखाई देते हैं। संपूर्ण आकाश में ये महीन चादर के रूप में बिखरे होते हैं। इसके बाद 3 नंबर में निम्न बादल। इसकी ऊंचाई 2500 मीटर तक स्तरीय बादल जिसे हम लोग कहते हैं। ये धरातल के निकट कोहरे के समान बादल है। इनमें कई परतें पाई जाती है। सामान्यतः ये आकाश में पूरी तरह छाए रहते हैं। शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्रों में शीत ऋतु में 2 विपरीत स्वभाव वाली वायुराशि के मिलने से प्रायः इनका निर्माण होता है। नेक्स्ट 4 नंबर में स्तरीय कपासी बादल। ये हल्के भूरे या सफ़ेद रंग के गोलाकार धब्बों के रूप में मिलते हैं तथा ये जाड़े के मौसम में प्रायः संपूर्ण आसमान को ढक लेते हैं। ये सामान्यतः साफ मौसम के सूचक हैं। नेक्स्ट कपासी बादल। इनका आकार गुंबदकार व फूलगोभी की भांति होता है। इसका आधार क्षेत्र समतल पाया जाता है। ये प्रायः साफ मौसम की सूचना देता है। नेक्स्ट है कपासी वर्षा बादल। यह अत्यधिक गहरे काले एवं सघन बादल हैं। ये नीचे से ऊपर की ओर विशाल मीनार की भांति उठे रहते हैं। 7500 मीटर। इन बादलों से भारी वर्षा, ओला, तड़ित, झंझावात आदि उत्पन्न होते हैं। ये शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात में शीत वाताग्र के सहारे मुख्यतः इन्हीं बादलों से वर्षा होती है। वर्षास्तरीय बादल। ये धरातल से कम ऊंचाई पर स्थित घने काले व विस्तृत बादल हैं। ये बादल वायुमंडल में आर्द्रता को बढ़ा देते हैं, जिसके परिणाम फलस्वरूप शीघ्र वर्षा होने लगती है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में उष्ण वाताग्र के सहारे इन्हीं बादलों से वर्षा होती है। नेक्स्ट 21 नंबर प्रश्न है, किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो देखिए नेपच्यून को जो नीला ग्रह कहा जाता है, नेपच्यून यानी वरुण को नीला ग्रह कहा जाता है। वरुण ग्रह पर मौजूद मीथेन गैस द्वारा लाल प्रकाश के अवशोषण के कारण वरुण को नीला ग्रह कहा जाता है। यह सौरमंडल का सर्वाधिक ठंडा ग्रह है। ठीक है, इसका वायुमंडल अति घना है। इसमें हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनियम विद्यमान है। इसके प्रमुख उपग्रह ट्रिटोन व नेरीड है। शुक्र, वीनस को सांझ का तारा, भोर का तारा तथा पृथ्वी की जुड़वां बहन भी कहा जाता है। पृथ्वी को जल की उपस्थिति के कारण नीला ग्रह कहते हैं। मंगल, मार्स की सतह यानी लाल फेरस ऑक्साइड की उपलब्धता के कारण है, इसीलिए इसे लाल ग्रह कहते हैं। शनि यानी सैटर्न को गैसों का गोला एवं गैलेक्सी समान ग्रह कहा जाता है। अरुण यानी यूरेनस को लेटा हुआ ग्रह तथा हरा ग्रह कहा जाता है। 22वां प्रश्न, किसने गति के नियमों का प्रतिपादन किया था? तो देखिए गति के नियम का प्रतिपादन किया था न्यूटन ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। गति के नियमों का प्रतिपादन आइजैक न्यूटन यानी भौतिक के पिता ने किया था। आइजैक न्यूटन ने 1684 में अपनी पुस्तक द प्रिंसिपिया मैथमेटिक्स में गति के नियमों का प्रतिपादन किया। इन्होंने गति के 3 नियम को प्रतिपादित किया था जो निम्न है। तो चलिए इसका प्रथम नियम देखते हैं। कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो वह विराम की अवस्था में ही रहेगी। यदि वह एक समान गति से किसी सीधी रेखा में चल रही है तो वैसे ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। वस्तुओं की प्रारंभिक अवस्था में स्वतः परिवर्तन नहीं होने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। इसीलिए न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है, न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। किसी वस्तु का जड़त्व उसका वह प्रकृति गुण है जो उसकी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तित का विरोध करता है। इस प्रकार किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। प्रथम नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है। उदाहरण, पेड़ की टहनी को हिलाने से उससे फल टूटकर नीचे गिर पड़ते हैं। कमल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण झड़कर गिर पड़ते हैं। गोली मारने से कांच में गोल छेद हो जाते हैं, परंतु पत्थर मारने पर कांच टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। रुकी हुई गाड़ी अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। चलती हुई गाड़ी के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। नेक्स्ट है द्वितीय नियम। किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा
बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। गति के द्वितीय नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, जैसे F बराबर ma। वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा संवेग परिवर्तन आरोपित बल की दिशा में होता है। उदाहरण, क्रिकेट खिलाड़ी तेजी से आती हुई गेंद को कैच पकड़ते समय अपने हाथ को गेंद के वेग की दिशा में गतिमान कर लेता है ताकि चोट कम लगे। समान वेग से आती हुई क्रिकेट गेंद एवं टेनिस गेंद में से टेनिस गेंद को कैच करना आसान होता है। गद्दा या मिट्टी के फर्श पर गिरने पर सीमेंट से बने फर्श पर गिरने की तुलना में कम चोट लगता है। गाड़ी में स्प्रिंग और शॉक एब्जॉर्बर लगाए जाते हैं ताकि झटका कम लगे। अधिक गहराई तक कील को गाड़ने के लिए भारी हथौड़े का उपयोग किया जाता है। तृतीय नियम देखिए क्या है। इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तब दूसरी वस्तु द्वारा भी पहली वस्तु पर तात्क्षणिक बल लगाया जाता है। ये दोनों बल परिणाम के सदैव समान लेकिन दिशा में विपरीत होती है। इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। उदाहरण देखिए क्या करा है। बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगना, नाव के किनारे पर से जमीन पर कूदने पर नाव का पीछे हटना, ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना, रॉकेट का आगे बढ़ना, कुआं से पानी खींचते समय रस्सी टूट जाते हैं, व्यक्ति का पीछे गिर जाना, नाव खेने के लिए बांस को पीछे खींचना। 23 नंबर का प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक क्या है? तो इसमें आवश्यक है आपको क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश संश्लेषण हेतु क्लोरोफिल आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण पौधे के हरे भाग सौर ऊर्जा को ग्रहण कर वायुमंडल से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से अवशोषित जल के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन एवं जल सहायक उत्पाद के रूप में निष्कासित होते हैं। पौधों में होने वाली यह प्रक्रिया हरित लवक या पर्णहरित की उपस्थिति के संपन्न होती है। पर्णहरित वर्णक मुख्यतः हरित लवक नामक पादप कोशिकांग में पाया जाता है। पौधे की जिन कोशिकाओं में पर्णहरित उपस्थित होता है केवल वे ही प्रकाश संश्लेषण क्रिया कर पाते हैं। पौधे में पर्णहरित प्रायः हरी पत्तियों में पाया जाता है। इस कारण पत्तियों को पौधे का प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। पर्णहरित के केंद्र में मैग्नीशियम पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण एक जटिल अभिक्रिया है जो 2 चरणों में संपन्न होती है। प्रकाश अभिक्रिया या अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में हरित लवक के गिरना वाले भाग में होता है। इस अभिक्रिया की खोज हील नामक वैज्ञानिक ने किया था, जिसके कारण इसे हील अभिक्रिया भी कहते हैं। 24 नंबर प्रश्न है, प्राकृतिक सफाई कर्मी किसे कहते हैं? प्राकृतिक सफाई कर्मी किसे कहते हैं, यानी किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है आपको अपघटक को। 24 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, अपघटक। अपघटक को प्राकृतिक सफाई कर्मी कहा जाता है। अपघटक पौधे तथा उपभोक्ता के मृत शरीर से अपना भोजन प्राप्त करने के साथ साथ जटिल कार्बनिक यौगिक को साधारण यौगिक को अपघटित करते हैं। इस कारण इससे प्राकृतिक सफाई कर्मी कहते हैं। अपघटक वर्ग के अंतर्गत मुख्यतः जीवाणु व कवक आते हैं। उत्पादक इसके अंतर्गत हरे पेड़ पौधे कुछ खास जीवाणु शैवाल आते हैं जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सरल अजैविक पदार्थों से अपना भोजन बना सकते हैं। ऐसे जीव एवं पौधे स्वपोषी अथवा प्राथमिक उत्पाद कहलाते हैं। उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ता व उपभोक्ता है जो अपने भोजन के लिए पौधे पर निर्भर रहते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता शाकभक्षी कहलाते हैं, जैसे बकरी, खरगोश, ऊँट आदि। द्वितीय उपभोक्ता व उपभोक्ता है जो पोषण के लिए शाकभक्षी प्राणियों पर निर्भर करते, जैसे सांप, भेड़िया आदि। तृतीयक उपभोक्ता भी उपभोक्ता है जो प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता को अपने आहार बनाते हैं, जैसे बाज, शेर, बाघ आदि। 25 नंबर प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन से संबंधित है? तो यह संबंधित है आपको 73वां। 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। पंचायती राज व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में पारित हुआ। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया। इस अधिनियम ने संविधान में एक नया भाग 9 सम्मिलित है और इसे पंचायत नाम दिया गया। भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243 9 तक के प्रावधान सम्मिलित है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई। इस सूची में पंचायतों की 29 कार्यकारी विषय वस्तु निम्नलिखित समिति से संबंधित पंचायती राज से है। छब्बीस नंबर का प्रश्न है, 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया मौलिक अधिकार कौन सा है? तो इसमें से मौलिक अधिकार आपको संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन नंबर डी, संपत्ति का अधिकार।
44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार जो है भाग 12 में अनुच्छेद 300 क के तहत विधिक अधिकार है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में निम्न संशोधन किए गए। पहला, राष्ट्रपति को यह शक्ति दिया गया कि मंत्रिमंडल की इस सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। हालांकि पुनर्विचार के बाद कैबिनेट द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगी। अध्यादेश जारी करने में राष्ट्रपति, राज्यपाल एवं प्रशासक की संतुष्टि के उपबंध को समाप्त किया गया। 27 नंबर प्रश्न, बर्फ क्या है? देखिए बर्फ क्या है? बर्फ है आपको आणविक ठोस है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए दाब बढ़ने से बर्फ का गलनांक घटता है। दाब बढ़ने से बर्फ का गलनांक घटता है अर्थात आयतन बढ़ता है। बर्फ में अशुद्ध मिलाने पर गलनांक कम हो जाता है। बर्फ के गलन की गुप्त उष्मा का मान 80 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। जब बर्फ समुद्र के पानी में तैरती है तो उसके आयतन का 1/10 भाग पानी के ऊपर रहता है। बर्फ का घनत्व 0.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। जब किसी पानी भरे पात्र में बर्फ तैर रही होती है तब बर्फ के पिघल जाने पर पात्र में पानी का तल अपरिवर्तित रहता है। जल का आयतन 0 डिग्री सेल्सियस 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर घटता है तथा 4 डिग्री सेल्सियस के बाद आयतन बढ़ता है। जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है। 28 नंबर का प्रश्न है, सर्वोच्चता के सिद्धांत के प्रतिपादन कौन थे? ये थे आपको लॉर्ड हेस्टिंग्स। 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड हेस्टिंग्स। देखिए सर्वोच्चता के सिद्धांत के प्रतिपादक लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। सर्वोच्चता के सिद्धांत के तात्पर्य ईस्ट इंडिया कंपनी की सर्वोच्चता से है। इसमें कहा गया कि कंपनी की शक्ति भारतीय राज्यों की तुलना में अधिक है। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 23, आंग्ल नेपाल युद्ध जो 1814 से 1816 तक तथा सुगौली की संधि जो 1816। सुगौली की संधि के बाद हेस्टिंग्स को मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंग्स की उपाधि दी गई। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो 1817 से 19 तक तथा मराठा परिसंघ का कंपनी के साम्राज्य में विलय। रैयतबाड़ी बंदोबस्त जो 1820 लागू, ठीक है, मद्रास के गवर्नर टॉमस मुंडो द्वारा। रैयतबाड़ी किसके द्वारा लागू किया गया? आपको टॉमस मुंडो, याद रखिएगा। मालवाड़ी व्यवस्था 1822 में हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा पंजाब में शुरुआत। 1822 में एनएसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम लागू बंगाल में। 29 नंबर का प्रश्न है, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये थे आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान की निर्माण करने वाली संविधान सभा के गठन हेतु चुनाव जुलाई 1946 में हुआ था। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक की गई जो नई दिल्ली में। सबसे बुजुर्ग सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। याद रखिए 11 दिसंबर 1946। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुआ था। मूल संविधान में कुल 22 भाग 395 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचियाँ थीं। संविधान सभा की प्रमुख समिति एवं उनके अध्यक्ष, देखिए संचालन समिति हो गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों संबंधित परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 30 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी से संबंधित है? तो देखिए यंग इंडिया जो है महात्मा गांधी से संबंधित है। यंग इंडिया पुस्तक महात्मा गांधी से संबंधित है। महात्मा गांधी से संबंधित पत्रिका एवं पुस्तक यंग इंडिया है, हरिजन है, नवजीवन है, हिंद स्वराज है, माई एक्सपीरियंस विथ ट्रू आत्मकथा है, एथिकल रिलीजन है, पाथवे टू गॉड है। महात्मा गांधी से संबंधित संस्था है नटाल इंडिया कांग्रेस 1854 में, फिनिक्स आश्रम 1904 में, टॉलस्टॉय फॉर्म 1910, हरिजन सेवक संघ 1932। 31 नंबर प्रश्न है, लघुपथ के समय परिपथ में क्या होता है? तो देखिए लघुपथ के समय परिपथ में धारा का मान बढ़ जाता है। 32 नंबर प्रश्न है, महाबलीपुरम का
सप्त रथ मंदिर किसने बनवाया था? यह बनवाया था आपको पल्लवों ने। 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पल्लवों ने। महाबलीपुरम का सप्त रथ मंदिर का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। रथ मंदिर में सबसे छोटा द्रौपदी रथ है जिसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है। नरसिंह वर्मन सेकंड ने कांची के कैलाशनाथ मंदिर तथा महाबलीपुरम के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। 33 नंबर प्रश्न है, किस ऐप को आरपीएफ द्वारा प्रतिबंधित किया गया? तो किया गया रियल मैंगो को। किस ऐप को आरपीएफ द्वारा प्रतिबंधित किया गया है? तो किया गया आपको रियल मैंगो, ऑप्शन नंबर बी। रियल मैंगो एक अवैध सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग रेलवे में आरक्षण की पुष्टि के लिए किया जाता था। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का गठन रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम 1957 द्वारा 1959 में किया गया। संसद ने आरपीएफ अधिनियम 20 सितंबर 1985 को संशोधन न करके आरपीएफ को संघ के एक सशस्त्र बल का दर्जा दिया, अतः हर साल 20 सितंबर को आरपीएफ के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 34वां प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो भारत की साक्षरता दर थी आपको 73%, ऑप्शन नंबर बी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 73% है। अंतिम आंकड़ों के अनुसार 74.04% है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो चलिए इसमें मेन फैक्ट्स को देखते हैं। भारत की पुरुष साक्षरता दर जो है 82.14 है। भारत की महिला साक्षरता दर 65.46% है। भारत की लिंगानुपात 943 है। भारत का शिशु लिंगानुपात 919 है। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग मीटर। बिहार के साक्षरता दर है आपको 61.8%। बिहार की पुरुष साक्षरता दर 71.2% है। बिहार की महिला साक्षरता दर 51.5%। बिहार का लिंगानुपात 918 है। बिहार का शिशु लिंगानुपात 935। बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106। जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 35वां प्रश्न, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र तासीगंज किस राज्य में है? तो देखिए सर्वाधिक ऊंचाई पर मतदान केंद्र तासीगंज आपको हिमाचल प्रदेश में है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र तासीगंज हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में पहली बार वोट फ्रॉम होम का विकल्प प्रदान किया गया। वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार जो 25वें हैं। वर्तमान में बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी HR श्रीनिवास है। 36 नंबर प्रश्न, रानी दुर्गावती कहाँ की शासिका थी? रानी दुर्गावती कहाँ की शासिका थी? यह थी आपको गोंडवाना, ऑप्शन नंबर डी। रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 ईस्वी को बांदा में प्रसिद्ध राजपूत चंदेल सम्राट कीरत राय के परिवार में हुआ। रानी दुर्गावती का विवाह 1542 ईस्वी में गढ़क टंगा यानी गोंडवाना के शासक दलपत शाह से हुआ। सन 1550 में राजा दलपत शाह की मृत्यु हो गई। इसके बाद 1567 में दुर्गावती के युद्ध में पराजित कर दिया गया। बाद में इस राज्य को अकबर ने इसी राजवंश से संबंधित चंद्रशाह को सौंपा। 37 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया जनित है? तो देखिए बैक्टीरिया जनित है रोग आपको ऑप्शन नंबर सी टाइफाइड। बैक्टीरिया यानी जीवाणु जनित रोग देखिए कोड है, डिप्थीरिया है, टिटनस है, प्लेग है, सिफिलिस है आदि, हैजा है, निमोनिया है, गोनोरिया है और क्षय रोग है। विषाणु जनित रोग हेपेटाइटिस है, चेचक है, खसरा है, रेबीज है, हर्पीज है, डेंगू ज्वर है, इन्फ्लुएंजा है, एड्स है, पोलियो आदि है। कवक द्वारा जनित रोग एथलीट फूट, दाद, मधुरा फूट, खाज आदि। कोविड-19 एक श्वसन आधारित रोग है जो कोरोना वायरस विषाणु द्वारा होता है। विटामिन की कमी से होने वाले रोग देखिए विटामिन ए से का कमी से होगा आपको रतौंधी यानी जीरोफ्थेल्मिया। विटामिन B1 बेरी होगा, इससे विटामिन B3 पेलाग्रा, विटामिन B11 पेचिस, विटामिन D पेकेटस, विटामिन K हीमोफीलिया। 38 नंबर प्रश्न, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो पाटलिपुत्र के संस्थापक थे आपको उदयन, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर उदयन। उदयन हड़ेक वंश का शासक था। हड़ेक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु तथा अजातशत्रु का पुत्र उदयन था जो 460 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था। उदयन ने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया। पूर्व में राजधानी इसका राजगिरी था। उसने पटना में गंगा एवं सोन के संगम पर एक किला भी बनवाया। 39वां प्रश्न, ग्लूकोज का सूत्र क्या है? तो ग्लूकोज का सूत्र होगा C6H12O6, ऑप्शन नंबर सी। परीक्षा उपयोगी जो है महत्वपूर्ण सूत्र देखिए, भारी जल का होगा D, शुष्क बर्फ CO2 ठोस, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जल गैस
CO+H2, इथाइल अल्कोहल C2H5OH, मंड C6H10O5 का होल N, फार्मेलिक का होगा HCHO या CH2O, सिरका CH3COOH। 40 नंबर प्रश्न है, कोठारी आयोग का संबंध किससे है? कोठारी आयोग का संबंध है आपको शिक्षा से। 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा। कोठारी आयोग का संबंध शिक्षा से है। सन 1964 में भारत सरकार ने डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में स्कूली शिक्षा प्रणाली को नया आकार व नई दिशा देने के उद्देश्य से कोठारी आयोग का गठन किया। डॉक्टर कोठारी उस समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC का अध्यक्ष थे। 41 नंबर का प्रश्न है, डोडा बेटा किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? डोडा बेटा, तो ये डोडा बेटा है आपको नीलगिरी की। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा, नीलगिरी। डोडा बेटा नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के जो मिलान है वो नीलगिरी पर्वत है, ठीक है, जिसका सर्वोच्च शिखर है डोडा बेटा है, जो 26 से 37 मीटर है। डोडा बेटा दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। डोडा देखिए नीलगिरी के दक्षिण में अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं। अन्नामलाई की सर्वाधिक ऊंची चोटी अनाईमुडी है, जो 26 से 95 मीटर है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है जिंदागढ़ चोटी, जो 1690 मीटर है। सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ चोटी है, जो 1350 मीटर है। उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कलसुई बाई है। अरावली पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर, जो 1722 मीटर है, जो माउंट आबू की पहाड़ी में स्थित है। 42 नंबर प्रश्न, 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को शामिल किया गया? 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को शामिल किया गया? तो 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया आपको 22 भाषा को। ऑप्शन नंबर बी। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया। देखिए ये भाषा है असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं शामिल थी। सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा जोड़ा गया। 43वां प्रश्न, चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या था? इसका लैंडर का नाम था विक्रम। 43 राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, विक्रम। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम विक्रम है तथा इसके रोवर का नाम प्रज्ञान है। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यानी LVM3M4 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की। इसके साथ ही भारत चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन गया। पहला देश रूस, अमेरिका, चीन तथा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला विश्व का प्रथम देश का गौरव प्राप्त हुआ। चंद्रयान 3 में एक स्वदेशी लैंडर मॉड्यूल, प्रोपल्शन मॉड्यूल और एक रोवर शामिल है। 23 अगस्त को भारत सरकार ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। 44 नंबर प्रश्न है, किस राज्य की राजधानी अमरावती प्रस्तावित है? ये राज्य आपको आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश का विभाजन कर तेलंगाना राज्य गठन किया गया। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य का विभाजन कर 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। पहला था जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है, शीतकालीन है। 45वां प्रश्न है, एक कल आवृत्ति वाले ध्वनि को क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं टोन कहते हैं। 45 राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, टोन। 46 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मानव हार्मोन नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, यह नहीं है। 47 नंबर का प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस में वृहत स्नानागार पाया गया? ये जो पाया गया आपको मोहनजोदड़ो में। ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में मोहनजोदड़ो वृहत स्नानागार पाया गया था। 48वां प्रश्न, कनिष्क को हराने वाला चीनी जनरल कौन था? कनिष्क को हराने वाला चीनी जनरल कौन था? यह था आपको पान चाओ। ऑप्शन नंबर सी। कनिष्क को चीन के शासक पान चाओ से युद्ध हुआ था, जिसमें पहले कनिष्क की पराजय हुई, बाद में विजय। कनिष्क कुषाण वंश का महानतम शासक था। सन 38वीं में अपना राज्यारोहण किया तथा इसके उपलक्ष्य में शक समझ चलाया। भारत सरकार द्वारा मार्च 1957 से लाया गया। 49वां प्रश्न है, बजरंग पूनिया का संबंध किस खेल से है? यह खेल आपको कुश्ती। ऑप्शन नंबर एक, कुश्ती। तो चलिए यहाँ प्रमुख खिलाड़ी को देखते हैं जिसका संबंध किसी न किसी खेल से है। PV सिंधु का बैडमिंटन से है। दीपिका कुमारी का तीरंदाजी से है। हिमा दास यानी ढींग एक्सप्रेस धावक है। साइना नेहवाल बैडमिंटन। दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक। रवि कुमार दहिया कुश्ती। भाविना पटेल पैरा टेबल टेनिस। मनु भास्कर निशानेबाजी। मीराबाई चानू भारोत्तोलन। 50 नंबर का प्रश्न है, राज्यसभा कितने दिनों तक धन विधेयक को रोक सकती है? राज्यसभा जो है 14 दिनों तक धन विधेयक को रोक सकती है। 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 14 दिनों तक। राज्यसभा 14 दिन तक धन विधेयक को रोक सकती है। धन विधेयक अनुच्छेद 110 प्रथम बार केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। 51 नंबर का प्रश्न है, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है क्या है?
तो देखिए इसमें जो कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है आपको खेत है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी खेत। देखिए खेत कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। वर्ष 1935 में ब्रिटिश पारिस्थितिकविद आर्थर टेंसले ने पारिस्थितिकी तंत्र शब्द गढ़ा था। या नोट कर लीजिए, सतत विकास या अस्थायी विकास के अवधारणा के प्रतिपादक बर्टलैंड जो 1987 थे। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी प्रोग्राम की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया ने किया था। यूजीन ओडम के अनुसार पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना एवं प्रक्रिया का अध्ययन है। 52 नंबर का प्रश्न है, तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो तूतीकोरिन बंदरगाह आपको तमिलनाडु राज्य में स्थित है। 52 राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। तूतीकोरिन बंदरगाह का नया नाम वीओ चिदम्बरनार पोर्ट है। यहाँ से मुख्यतः खाद्य तेल, कोयला, नमक एवं पेट्रोलियम उत्पादों का निर्माण किया जाता है। तूतीकोरिन बंदरगाह मन्नार की खाड़ी में अवस्थित है। तो यहाँ देखिए कुछ भारत के प्रमुख बंदरगाह को देख लेते हैं और कहाँ अवस्थित है। देखिए कांडला पोर्ट यानी नया नाम दीनदयाल उपाध्याय, यह अवस्थित है कच्छ की खाड़ी यानी गुजरात में। कोलकाता बंदरगाह श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह हुगली नदी तट पश्चिम बंगाल में। कोचीन बंदरगाह जो मेघनाथ कयाल वहाँ केरल में स्थित है। न्यू मंगलोर बंदरगाह मंगलुरु कर्नाटक में। मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह, यह आपको मुंबई महाराष्ट्र में। जवाहरलाल नेहरू या नौहान सेवा बंदरगाह पनवेल नवी मुंबई महाराष्ट्र। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा। मुर्मुगांव बंदरगाह जुआड़ी नदी के बाएं तट पर गोवा में। चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में। एन्नौर बंदरगाह तमिलनाडु में। इसके बाद विशाखापट्टनम बंदरगाह जो सबसे गहरा है और इस बंदरगाह के सामने डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी पाया जाता है, यह आंध्र प्रदेश में है। 53 नंबर का प्रश्न, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? यह किया था आपको सुभाष चंद्र बोस ने। 53 राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक का अखिल भारतीय सम्मेलन 1940 में नागपुर में आयोजित किया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस को तथा महासचिव HV कामत को चुना गया था। सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी में फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की थी। 1 सितंबर 1942 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की पहली डिवीजन की स्थापना की थी। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत के अस्थायी सरकार की स्थापना किया। याद कीजिएगा आप लोग, 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत के अस्थायी सरकार की स्थापना की। 2 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति घोषित किया गया। 54 नंबर का प्रश्न है, उत्प्रेरक का कार्य क्या है? तो देखिए इसका कार्य जो होगा आपको पहला ए में है अभिक्रिया की दर को बढ़ा देना। इसके बाद बी में है अभिक्रिया की दर को घटाना। दोनों कार्य है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दोनों। 55 नंबर का प्रश्न है, साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ था? इसका विरोध का सबसे बड़ा कारण था आपको इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 में यह प्रावधान था कि 10 वर्ष बाद एक आयोग की नियुक्ति की जाएगी जो यह जांच करेगी कि भारत उत्तरदायी शासन की दिशा में कहां तक प्रगति करने की दिशा में है। साइमन कमीशन की नियुक्ति नवंबर 1927 में की गई थी। इस कमीशन की नियुक्ति भारत राज्य सचिव बर्कनहेड द्वारा किया गया था। इस कमीशन में कुल 7 सदस्य थे। इस 7 सदस्य में एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था, इसीलिए इस कमीशन का विरोध किया गया था। इसीलिए भारतीयों द्वारा श्वेत कमीशन कहकर इसका बहिष्कार किया गया था। यह कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। मुस्लिम लीग, जस्टिस पार्टी, ऑल इंडिया अछूत एसोसिएशन और केंद्रीय सिख संघ ने इस कमीशन का विरोध नहीं किया था। 56 नंबर का प्रश्न है, 1946 के नौसैनिक विद्रोह का नायक कौन था? इसका नायक था MS खां। ऑप्शन नंबर सी। 1946 के नौसैनिक विद्रोह का नायक MS खां था। रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह की शुरुआत 18 फरवरी 1946 को हुई जब बंबई में नौसैनिक जहाज HMIS तलवार के नाविकों ने नस्लवादी भेदभाव और खराब भोजन के खिलाफ हड़ताल किया था। विद्रोहियों ने एक नौसेना केंद्रीय हड़ताल समिति का गठन MS खां के नेतृत्व में किया था। 57 नंबर का प्रश्न, धात्विक खनिज का उदाहरण है। तो धात्विक खनिज का उदाहरण इसमें सोना है, चांदी और लोहा है। देखिए धात्विक खनिज क्या होता है? जिन खनिज में धात्विक गुण पाए जाते हैं उन्हें हम लोग धात्विक खनिज कहते हैं। धातु के उदाहरण सोना, चांदी, एल्युमिनियम, तांबा, लोहा, सीसा, प्लेटिनियम, पोटेशियम, बेरिलियम, बेरियम, जिंक, कैल्शियम, निकेल, मैग्नीज, पारा यानी मरकरी, मॉलिब्डेनम, यूरेनियम, लिथियम, बिस्मथ इत्यादि। धातुओं के भौतिक गुण देखिए इसमें
धात्विक चमक शुद्ध रूप से धातु चमकदार होती है। आघात वर्गीयता धातुओं को पीट पीट कर पतले चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। कठोरता वस्तुएं सामान्यतः कठोर होती है। 58वां प्रश्न है बेला डीला जो है किस लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए बेला डीला जो है आपको लव एस के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। भारत में लौ एस के दो प्रमुख प्रकार के हेमेटाइट और मैग्नेटाइट पाए जाते हैं। लौ एस के कुल आरक्षित भंडारों का लगभग 95% भाग उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु राज्य में है। उनसठ नंबर का प्रश्न है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का उदाहरण है। इसमें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का उदाहरण कौन सा है? देखिए महोगनी और रोडवुड। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन देखिए वनस्पति क्या है? ये वनस्पतियाँ 250 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा तथा 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक औसत वार्षिक तापमान वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन इन वनस्पति के विकास हेतु 100 से 200 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा आवश्यक होती है। प्रमुख वनस्पति है जैसे साल है, सागवान है, शीशम है, बेंत है, चंदन है, आंवला है, शहतूत और महुआ आदि। देखिए नोट में क्या है? बबूल, नागफनी, खजूर, खेजरी आदि शुष्क कंटीली वनस्पति के उदाहरण है। 60 नंबर का प्रश्न नौकादौड़ किस राज्य का प्रसिद्ध खेल है? नौकादौड़ किस राज्य का प्रसिद्ध खेल है? ये है आपको केरल का। ऑप्शन नंबर डी केरल। 61 नंबर प्रश्न नरोरा परमाणु विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित? नरोरा है आपको कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। 61 राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। नरोरा परमाणु विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। परमाणु रिएक्टर दो प्रकार के होते हैं देखिए अनुसंधान रिएक्टर और ऊर्जा रिएक्टर। अगस्त 1956 में एशिया के पहले अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा का परिचालन भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी बार्क ट्राम्बे मुंबई द्वारा किया गया था। अप्सरा रिएक्टर का परिचालन 2009 में बंद कर दिया गया। भारत में 7 परमाणु संयंत्र में 22 से अधिक रिएक्टर कार्यरत है। तारापुर नाभिकीय संयंत्र महाराष्ट्र यानी भारत का प्रथम नाभिकीय यानी ऊर्जा नाभिकीय रिएक्टर है। कुछ देख लेते हैं आपको यहाँ पे रावत भट्टा नाभिकीय संयंत्र आपको राजस्थान में है। कुडनकुलम नाभिकीय संयंत्र तमिलनाडु में। गंगा नाभिकीय संयंत्र कर्नाटक में। काकरापाड़ा नाभिकीय संयंत्र गुजरात में। कलपक्कम नाभिकीय संयंत्र तमिलनाडु में। नरोरा नाभिकीय संयंत्र उत्तर प्रदेश में। 62 नंबर प्रश्न है अनिमेष लोचन चैत्य कहाँ स्थित है? यह है आपको बोधगया में। 62 राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए बोधगया। 63 नंबर प्रश्न भारत की पहली सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई थी? भारत की पहली सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना किया गया था आपको चेन्नई में। 63 राइट आंसर का ऑप्शन नंबर चेन्नई। भारत की पहली सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना चेन्नई में की गई थी। 1904 में भारत में पहली बार समुद्री सीपीओ का उपयोग कर चेन्नई में सीमेंट बनाने का असफल प्रयास किया गया। भारत में सफल सीमेंट फैक्ट्री का शुरुआत जो है 1914 में इंडियन सीमेंट कंपनी के रूप में पोरबंदर में किया गया। 64 नंबर का प्रश्न गारो खांसी एवं जयंतिया एक भाग है। किसका भाग है? यह भाग है आपको प्रायद्वीपीय पठार का। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी। गारो खांसी जयंतिया प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग है। भारत का प्रायद्वीपीय पठार एक अधिनियम त्रिभुजाकार आकृति भूखंड है जिसका विस्तार उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वतमाला व दिल्ली, पूर्व में राजमहल की पहाड़ियाँ, पश्चिम में गिर पहाड़ियाँ, दक्षिण में कार्डम पहाड़ियाँ तथा उत्तर पूर्व में शिलोंग एवं कार्बी एंगलोंग पठार है। 65 नंबर प्रश्न गूगल द्वारा भारतीय ग्रामीण महिलाओं के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया गया? चलाया गया आपको इंटरनेट साथी। 65 राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी इंटरनेट साथी। ग्रामीण समुदाय में महिलाओं के बीच डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए टाटा ट्रस्ट के सहयोग से गूगल द्वारा 2015 में यह कार्यक्रम शुरू किया गया था। 95 नंबर का प्रश्न है विधान परिषद का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र होनी चाहिए। कितनी वर्ष होनी चाहिए? विधान परिषद का बात कर रहा है यहाँ पे तो ये होनी चाहिए आपको 30 वर्ष। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी 30 वर्ष। विधान परिषद का सदस्य बनने हेतु 30 वर्ष होनी चाहिए। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। विधानसभा राज्य विधानमंडल का निम्न सदन होता है। विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 25 वर्ष होनी चाहिए। पंचायत चुनाव के लिए 21 वर्ष होनी चाहिए। राज्यपाल, उपराज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति हेतु 35 वर्ष। लोकसभा सदस्य हेतु 25 वर्ष। राज्यसभा सदस्य हेतु 30 वर्ष। 96 नंबर प्रश्न है वृहद ट्रंक मार्ग निम्न में से किससे संबंधित है? यह आपको सड़क परिवहन से। ऑप्शन नंबर ए जिसे हम लोग ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं। कालांतर में अंग्रेज लॉर्ड ऑकलैंड ने इसका मरम्मत करवाया था। ग्रैंड ट्रंक रोड दक्षिण एशिया की सबसे पुरानी सड़क मार्ग है। वर्तमान के NH1 एवं NH2 को सम्मिलित रूप से ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है। इस मार्ग को सड़क ए आजम तथा शेरशाह सूरी मार्ग भी कहा जाता है। 97 नंबर का प्रश्न है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? यह आपको स्विट्जरलैंड में स्थित है। 97 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी स्विट्जरलैंड।
इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्यों की संख्या 194 है। 98 नंबर प्रश्न है, किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या होती है? तो घटेगी। 98 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, घटेगी। 99 नंबर प्रश्न है, ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है, क्या? देखिए दूध का। ऑप्शन नंबर डी, ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा कार या वाहन, देखिए यहाँ दूरी होगा, सॉरी बोलने मिस्टेक हो गया, दूरी का। ओडोमीटर का एक उदाहरण इसके द्वारा कार या वाहन द्वारा चली गई दूरी का मापन किया जाता है। ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा कार या वाहन द्वारा चली गई दूरी का मापन किया जाता है। ऑडियोमीटर का यह उपकरण ध्वनि की तीव्रता मापने में काम आता है। ऑडियोफोन, इसका उपयोग लोग सुनने में सहायता के लिए कान में लगाने के लिए करते हैं। बैरोमीटर, यह उपकरण वायु दाब मापने में काम आता है। आमीटर, इसका उपयोग विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। हाइग्रोमीटर, इसकी सहायता से वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता मापी जाती है। सिस्मोग्राफ, यह भूकंप की तीव्रता को मापने वाला उपकरण है। हाइड्रोमीटर, यह यंत्र समुद्र की गहराई मापने के काम आता है। रेन गेज, यह वर्षा मापने के काम में आने वाला उपकरण है। एक्टिनोमीटर, इसकी सहायता से सूर्य की किरणों की तीव्रता मापते हैं। बल एक सदिश राशि, इसका सही मात्रक न्यूटन होता है। शक्ति का सही मात्रक वाट होता है, जिसे वैज्ञानिक जेम्स वाट के सम्मान में रखा गया है। 100 नंबर का प्रश्न और इसे का लास्ट प्रश्न है, अलकनंदा तथा भागीरथी नदी कहाँ आकर मिलती है? अलकनंदा और भागीरथी यह मिलेगी आपको देवप्रयाग में। 100 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, देवप्रयाग। अलकनंदा तथा भागीरथी नदी देवप्रयाग में आकर मिलती है। अलकनंदा और पिंडार का संगम कर्णप्रयाग में है। अलकनंदा और धौली गंगा का संगम जो है विष्णुप्रयाग में है। अलकनंदा और मंदाकिनी यानी काली गंगा का संगम जो है रुद्रप्रयाग में है। अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम जो है नंदप्रयाग में है। तो ये जो है सेट नंबर 2 जो मेंस का था ये कंप्लीट हो गया है और ये 4 पार्ट में इसका वीडियो बना है और इसका जो है मास्टर वीडियो भी बना देंगे। तब तक के लिए आप लोग चैनल को पूरा वॉच कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।